नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री और मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी। आज स्टूडियो में हमारे साथ नीरज भदवाल जी जुड़े हैं। आप इससे पहले भी एक इंटरव्यू में उनसे मिल चुके होंगे। मशहूर व्यंगकार हैं, सटायरिस्ट हैं और लेखक हैं। नमस्कार नीरज जी। बहुत धन्यवाद इला, एक बार फिर से मुझे अपने कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। नीरज जी, आज बात होगी रिश्तों पर। आपका ट्विटर पोस्ट पढ़ रही थी मैं रिश्तों के बारे में ही। उसमें एक लाइन मुझे बड़ी प्यारी लगी कि अक्सर कई बार हमारे आसपास ऐसे दोस्त होते हैं जो हमारा बिल्कुल भला चाहते हैं, लेकिन उनको वो चीज एक्सप्रेस करने नहीं आती है, वो इमोशन अपना बाहर नहीं निकाल पाते और हमें लगता है कि जो देखो कितना अच्छा दोस्त हमारा बन रहा है लेकिन तारीफ तो कर नहीं रहा है। तो ऐसा मेरे साथ भी अक्सर होता है कि मैं मुझे पता है कि आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं या फलाना यहाँ स्टूडियो में बैठे ये लोग मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैं बता नहीं पाती हूँ। कई बार होता है कि आप वैसे नहीं होते हो जैसा सामने वाला आपको चाह रहे हैं। तो ऐसे में फिर उस चीज को कैसे हम ब्रिज करें, उस गैप को? इसमें मैं ये बात जरूर ईला कहना चाहूंगा जो मैंने अक्सर सेंसिटिव लोगों को लेकर महसूस की है, क्योंकि सेंसिटिव लोग हर्ट ज्यादा भी हो जाते हैं। उसका एक बड़ा सीधा रीजन है, क्योंकि आप अगर एक सेंसिटिव इंसान है तो आप लोगों से उसी तरह से डील करती हैं। सपोज आपके घर पर आपकी कोई फ्रेंड आई और वो आपके सामने यूं ही बैठी है और आपने देखा कि उसको हल्की सी खांसी आई, तो आप फौरन पूछती हैं कि क्या पानी लोगी। आपने उससे पानी पूछा, फिर आपने देखा कि वो बार बार नाक पे हाथ लगा रही है, यूं कर रही है, आपको लगा शायद इसको जुकाम तो नहीं है। फिर आपने अचानक एकदम से रियलाइज किया कि शायद हो सकता है उसके रुमाल ना हो, तो आपने उसको कहा, आपने अपना रुमाल उसको ऑफर कर दिया, क्योंकि आप एक एक चीज नोट कर रही हैं। फिर रात को सोने का वक्त आया तो आपने अच्छे से प्रॉपर उसका कमरा देखा कि एसी प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा, पानी की बोतल रखी है कि नहीं रखी, अगर उस अपना बाथरूम स्लीपर वहां रख दिया, इसको रात को जाना हो तो उसको जरूरत पड़े। आप एक संवेदनशील इंसान होने के नाते सब कर रही हैं और मुझे लगता है करना भी चाहिए। अब आप उसके घर गई, हो सकता है कि आपको भी हल्की सी खांसी आई, हो सकता है आपको भी जुकाम, उसने नोट नहीं किया और आप इस चीज का हो सकता है एक आधी बात को और आप बुरा मान गई कि यार मैंने तो उसको कैसे ट्रीट किया और कैसे कर रही है। कभी कभी संवेदनशील लोगों के साथ क्या होता है कि वो दुनिया को भी उसी तरह से जज करने लग जाते हैं जितने संवेदनशील वो होते हैं। उनको लगता है कि सामने वाले ने उतनी सेंसिटिविटी क्यों नहीं दिखाई। और यहीं पर मुझे लगता है कि एक बात जो मैं कह सकता हूं कि अगर आप सच में सेंसिटिव हैं तो इसी सेंसिटिव होने के नाते आपको ये भी समझना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि हर आदमी उतना सेंसिटिव हो। सेंसिटिविटी आपको महसूस करना ही नहीं सिखाती, ये महसूस करना भी सिखाती है कि हर आदमी उस तरह से महसूस नहीं कर सकता। और अगर आप ये सोचते हैं कि हर आदमी उस तरह से महसूस नहीं कर सकता, तो फिर आप लोगों को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, संदेह का लाभ देते हैं। और मुझे लग रहा है वो संदेह का लाभ देना बहुत जरूरी है। और अगर हम सामने वाले को संदेह का लाभ दें, बेनिफिट ऑफ डाउट दें, तो ज्यादातर लोगों की खामियां उस छोटे से संदेह के लाभ में निकल जाती हैं। क्योंकि बहुत बड़े इशू ऐसे नहीं होते रिश्ते में जिससे रिश्ता टूट जाए। मैं बहुत बड़े इशू के लिए बेनिफिट ऑफ डाउट देने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन छोटी मोटी चीजें उसमें से निकल जाती हैं। तो आप भी अगर आप अपने आप से पूछिए, अगर आप वाकई संवेदनशील आदमी है तो आपकी संवेदनशीलता आपको ये जरूर सिखाती होगी कि हाँ भैया, हर आदमी उस तरह से नहीं सोच सकता, कोई बात। रिश्तों में सबसे जरूरी चीज क्या होती है? रिश्तों में मुझे लगता है कि देखिए सबसे बड़ी चीज ये होती है कि सामने वाले का लिहाज, उसकी रिस्पेक्ट जो हम कहते हैं। अब ये बात ऐसी है कि रिस्पेक्ट हम अक्सर बोलते तो बहुत ज्यादा है, लेकिन और सुनने में बड़ा अच्छा भी लगता है कि सामने वाले का रिस्पेक्ट करना है, लेकिन रिस्पेक्ट किस चीज का? किस चीज का रिस्पेक्ट? क्या सिर्फ आपकी कोई वाइफ है इस बात का रिस्पेक्ट? क्या आपके कोई फादर है उस बात का रिस्पेक्ट? क्या आपके कोई दोस्त है इस बात का रिस्पेक्ट? मुझे लगता है रिस्पेक्ट का मतलब ये है कि जब हम किसी आदमी से एक रिश्ता बनाते हैं, भले वो हमारी वाइफ है, हमारा दोस्त है, तो कोई भी इंसान परफेक्ट तो नहीं होता, लेकिन इला होता क्या है कि वक्त के साथ साथ जब हम किसी आदमी के साथ दिन रात उठते बैठते हैं तो एक वक्त आता है कि उसकी जो भी कमजोरियां, एक या दो, हर किसी की कमजोरी, आपकी भी मेरी, तो हमारा फोकस उसकी बाकी सारी चीजों से हट के एक या दो कमजोरियों पर जाकर टिक जाता है और फिर रह रहकर हमारा सारा ध्यान उन एक दो चीजों पर जाता है। फिर हम बार बार उन्हीं चीजों पर सोचते हैं, वो चीजें हमें खटकने लगती हैं। फिर धीरे धीरे वो जो छोटी सी बहुत मामूली सी चीजें थी वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती हैं और कभी कभी इतनी बड़ी हो जाती हैं कि वो जो छोटी सी दो चीजें थी हम उसको उसकी पूरी की पूरी शख्सियत मान लेते हैं, पूरी की पूरी पर्सनैलिटी मान लेते हैं। और फिर एक वक्त आता है कि हम उसी वजह से, उस मामूली चीज की वजह से उस आदमी से संबंध तोड़ लेते हैं। इसलिए मुझे लगता है, मैंने जो पोस्ट भी लिखी थी उसमें मेरा भी कहना था कि देखिए, अगर आप एक शोरूम में सोचकर जाते हैं कि मुझे एक ब्लैक कलर की टी शर्ट खरीदनी है और आप बहुत ढूंढते हैं, आपको अपनी ब्लैक कलर की कोई अच्छी टी शर्ट नहीं मिलती, फिर फाइनली आपको एक बड़ा प्यारा ब्लैक, वो ब्लैक जो आप ढूंढ रही थी, जेड ब्लैक, उस कलर की टी शर्ट मिल जाती है।
फिर आप देखते हैं कि टी शर्ट तो बड़ी प्यारी है, लेकिन इस टी शर्ट के बाजू पर कंपनी का लोगो बना हुआ है और वो आपको पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि आप नहीं चाह रही थी कि लोगो बना, आप चाह रही थी प्लेन ब्लैक कलर की टी शर्ट हो। लेकिन फाइनली जब आप बहुत सोचती है तो आपको लगता है यार कलर तो वही है जो मुझे अच्छा लग रहा था, फिटिंग भी बहुत परफेक्ट है, कंपनी भी बहुत परफेक्ट है, चलो मैं इस लोगो को इग्नोर कर देती हूँ। यही मेरा कहना है कि जब आप एक कपड़ा खरीदने जाते हैं और 4 चीजें अच्छी लगती हैं तो एक चीज को इग्नोर कर देते हैं, तो ये बात हम इंसानों को लेकर क्यों नहीं करते? इंसानों को लेकर हम ये क्यों जिद पाल लेते हैं कि ये मेरे जो 5 पैरामीटर हैं, इन 5 पैरामीटर पर ये आदमी खरा उतरना चाहिए, ये आदमी इतना सेंसिटिव भी होना चाहिए, इतना डिसिप्लिन भी होना चाहिए, इतना कमिटेड भी होना चाहिए, इसका इतना सेंस ऑफ ह्यूमर भी होना चाहिए। हो सकता है उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा हो, लेकिन हो सकता है थोड़ा वो लेजी भी हो सकता है वो कमिटेड बहुत हो, लेकिन हो सकता है वो आपकी तारीफ करना ना जानता हो। तो मुझे लगता है कि हमेशा किसी भी इंसान से जुड़ते वक्त इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना ही होगा उस टी शर्ट की जगह, कि उसके बाजू में भी कैसा लोगो बना है जो आपको इग्नोर करना ही करना है। और अगर आप ये जिद पाल लेंगे कि नहीं, मुझे इस आदमी को 10/10 जब तक ये नंबर नहीं लेके आएगा रिश्ते में, मैं इसे पास नहीं करूंगी, तब तक मुझे लगता है हम जिंदगी में हर रिश्ते में फेल होते जाएंगे। क्योंकि रिश्तों में 10/10 नंबर लाना ना हमारे लिए पॉसिबल है, ना ही किसी और के लिए पॉसिबल है। सवाल इला इसके उल्टा भी है। अगर हम लोगों को इतने कठोर मापदंडों पर जज करने लगेंगे कि तुम मेरे सारे मापदंडों पर खरे क्यों नहीं उतर रहे, अगर दुनिया भी हमें उसी तरह से जज करने लगेगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि हमें सारी माफियां खुद के लिए नहीं बचा के रखनी चाहिए, हमें कुछ माफिया दूसरों के लिए भी बचा के रखनी चाहिए। और जिस वक्त हम रिश्तों में अप्रोच अपनाते हैं तो उसके बाद मुझे लगता है कि रिश्तों को बचाना या लोगों को माफ करना कोई मुश्किल काम नहीं हो जाता। अच्छा नीरज जी, एक कैनवास है, सफेद रंग का कैनवास है, उसके ऊपर एक डॉट लगा दीजिए और सामने वाले से पूछिए कि आपको सामने क्या दिख रहा है। ज्यादातर मुझे लगता है 99% लोग बोलेंगे कि ब्लैक डॉट दिख रहा है, लेकिन वो कोई व्हाइट कैनवास नहीं देखता। तो जो बात आपने कही कि हमें खामियां बहुत जल्दी दिख जाती हैं, वही वाली बात हो गई कि आधा ग्लास खाली है आधा भरा, वो अप्रोच सही होना बहुत जरूरी है। तो कैसे अपने माइंड की कंडीशनिंग करें कि हमें वो व्हाइट कैनवस ज्यादा दिखे, हमें वो व्हाइट कैनवस दिखे, ना कि वो एक जो डॉट होता है वो। वही चीज सेम रिश्तों में होती है कि तुम हो तो बड़े इंटेलिजेंट, सब काम मेरे अकॉर्डिंग करते हो या करती हो, जो भी है रिश्तों में या दोस्तों में भी है, लेकिन मेरी बात नहीं मानी, ये बात नहीं मानी, बस वो बात घर कर गई और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, वहां से रिश्ते टूट जाते। बिल्कुल बिल्कुल। इसके पीछे एक वजह और भी है जो मुझे लग रहा है, अगर मैं इस पूरी डिस्कशन को, इस पूरी चर्चा को थोड़ा एक पायदान और ऊपर लेके जाऊं, तो मुझे इसका लगता है कि हम में से ज्यादातर लोगों की जिंदगी में अपनी लाइफ को लेकर कोई हायर पर्पस नहीं होता, कोई बड़ा मकसद लेकर, कोई बड़ी जिंदगी में ऐसा कोई उद्देश्य लेकर हम नहीं चलते। लेकिन ऊर्जा हमारे अंदर भरपूर होती है, एनर्जी तो हमारे ईश्वर ने हमें दी है, वो तो है ही। अब जब आपकी जिंदगी में कोई बड़ा मकसद नहीं होता, आप बहुत थोड़ी सी ऊर्जा से अपनी नौकरी कर लेते हैं, अपना काम कर लेते हैं। जब नया नया ऑफिस में जाते हैं, हो सकता है काम सीखने में वक्त लगे, लेकिन 6-8 महीने में आप उससे वाकिफ हो जाते हैं उस काम से। फिर पता चलता है ये तो रूटीन का काम है, बहुत थोड़ी सी एनर्जी से वो काम कर लेते हैं, सीख जाते हैं। अब बची हुई एनर्जी का आप क्या करेंगे? अब उस बची हुई एनर्जी को अगर आपने किसी हायर पर्पस में नहीं लगाया, नई लर्निंग में नहीं लगाया, नए मकसद में नहीं लगाया, तो वो एनर्जी इन्हीं सब कामों में खपती है। वो फिर उस रिश्तों के, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कि छिद्रान्वेषण में खपती है। ऐसी ऐसी बातों को माइक्रोस्कोप लगाकर सामने वाले पर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसकी जरूरत ही नहीं थी। ऐसी ऐसी बातों पर बुरा मान बैठते हैं जो बड़ी आसानी से इग्नोर हो सकता था। अब सवाल ये कि अगर हम अपने जिंदगी में किसी बड़े मकसद में लगे होते, उस मकसद में हमें आनंद आ रहा होता, हमें लग रहा होता कि हम कोई नई चीज अचीव कर रहे हैं, तो ये सारी बातें हमें अपने आप में इतनी फिजूल लगती है, हम इस पर अपना वक्त ही नहीं जाया करना चाहते। हम कहते हैं कि ठीक है भाई, जो करना है करो, बुनियादी बातें ठीक होनी चाहिए, उसके अलावा जो तुम्हें करना है करो। क्यों? क्योंकि हमारे पास भी तो और जीवन में बड़ा मकसद है। लेकिन चूंकि हमारे ज्यादातर लोगों की जिंदगी में खुद बड़ा मकसद नहीं होता, तो हम बची हुई एनर्जी लोगों से झगड़ के, उनको कठोर मापदंडों पर खरा उतरता देख के, लोगों की जिंदगी में झांक कर, खुद बिना मतलब की बातों पे इमोशनली हर्ट होके खपाते हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कभी कभी ये भी समझना चाहिए कि जो मैं बुरा महसूस कर रहा हूँ वो वाकई बुरा होने लायक बात है,
या चूंकि मेरे पास फुर्सत इतनी ज्यादा है, वक्त इतना ज्यादा है, करने को कुछ और नहीं, तो उस खाली मेरे जीवन के उस खालीपन को ये समस्या भर रही है। डिफरेंशिएट कैसे करें कि जी वाकई में सामने वाले ने जो कहा है उससे मुझे बुरा लगना चाहिए या इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, वो पैरामीटर, वो एक फाइन लाइन तो कहीं लानी पड़ेगी। हाँ, ये तो मुझे लगता है, देखिए समझ धीरे धीरे ही पैदा होती है। जीवन का सबसे बड़ा चुनौती क्या है, यही तो सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि आपको अपने आसपास के सारे माहौल में जहां आप खड़े हैं, आपको खुद ही ये समझ पैदा करनी पड़ती है अपने अंदर, ठीक है, कौन सी चीज आपके लिए कितनी जरूरी है, कितनी जरूरी नहीं है, आप खुद कितने सही हैं, लोग आपके साथ कितने सही हैं, ये आपको खुद जज करनी पड़ेगी। ये तो खुद आपके अंदर ये समझ आपको पैदा करनी पड़ेगी, और ये धीरे धीरे ही आती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जब आप जिंदगी में एक बड़ा हायर पर, देखिए मुझे लगता है कि मोटे तौर पर लाइफ जो है, जब तक आप कंस्ट्रक्टिव तरीके से जी रहे हैं, जब तक आप कुछ रचने में अपना जीवन खर्च कर रहे हैं, तब तक कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल। जहां कुछ नया होना बंद हो जाता है, वहां सारी समस्या आती है। तो इसको जज करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप खुद देखिए कि आपकी जिंदगी में कुछ नया चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। मैंने एक बार कहा था कि हम लोगों के साथ होता क्या है कि अगर कोई पिक्चर कितनी भी अच्छी से अच्छी फिल्म क्यों ना लगे, क्या आप उसे दूसरी से तीसरी बार देख सकती हैं? नहीं देख सकती। डिपेंड करता है, अमूमन नहीं देखते हैं, नहीं देखते हैं, क्योंकि हमें याद हो जाता है कि अच्छा इसके डायलॉग क्या है, इस सीन के बाद क्या होने वाला है, इसके बाद हीरो कौन सा एक्सप्रेशन देगा, इसके बाद कौन सा गाना आएगा, सारा स्क्रीन प्ले हमें रट जाता है, मोनोटोनस हो जाती है फिर वो चीज। अब सवाल ये है कि जब हमें अच्छी से अच्छी हम अपने जीवन की फिल्म जो है वो दोबारा नहीं देख सकते, तो हमारी खुद की जो जिंदगी की फिल्म है, जिसके अंदर हम हीरो हैं, हमें ही जिसके डायलॉग लिखने हैं, हम ही उसके डायरेक्ट हैं, उसे हम एक ही ढर्रे पर एक ही तरीके से क्यों जीते हैं? रोज वही रूटीन, वही जो चीजें खाते हैं रेस्टोरेंट में जाके, वही दोबारा खाते हैं, ऑफिस में जो रोज काम करते हैं वही काम करते हैं, दोस्तों के साथ जिन टॉपिक्स पे पहले बात करते हैं उन्हीं टॉपिक्स पे बात करते हैं, जिन लोगों की पहले बुराई करते थे उन्हीं की बुराई कर रहे हैं। वो एक ढर्रे पर एक पैटर्न पे लाइफ को जब हम जीते जाते हैं तो नयापन नहीं आता, ऊब आती है, और ज्यादातर छटपटाहट, ज्यादातर झगड़े, ज्यादातर बेचैनी, ज्यादातर जो समस्याएं वो उस ऊब से जुड़ी हैं। और उस ऊब से जुड़ने का तरीका यही है कि वक्त वक्त पे इंसान अपने आप को री इन्वेंट करे। जैसे मैंने कहा ना कि आप जब एक फिल्म को एक से दोबारा, दूसरी बार, तीसरी बार नहीं देख सकते, तो आपकी जिंदगी की फिल्म जिसके खुद आप हीरो हैं, उसको आप उसी तरीके से सारी जिंदगी कैसे जी सकते हैं? तो फिर क्या करें नीरज जी? इसके लिए मुझे लगता है ये बड़ा अच्छा सवाल है। करने का तरीका देखिए ऐसा ही है कि मुझे लगता है वक्त वक्त पे आदमी को अपने आप को शेक करना पड़ता है। होता ये है कि जब आप एक ही तरीके से इला चीजें करते हैं, तो आपकी जो पांचों इंद्रियां हैं वो सेंसेशन फील करना ही बंद कर देती हैं। उसको स्टिमुलेशन भी तो चाहिए, उसको कुछ नयापन भी तो चाहिए। आंखों को नयापन चाहिए, जीभ को नयापन चाहिए, कानों को नयापन चाहिए। वो नयापन हम दे कहां से रहे हैं? वो नयापन हमें देखना ना, और वो नयापन लाने के कई तरीके होते हैं। जैसे आंद्रे गेदे एक फ्रेंच नोबेल प्राइज विनर राइटर हुए हैं, उनके बारे में एक बार पढ़ रहा था कि उनका कहना था कि वो हर महीने एक ऐसी किताब पढ़ते थे जो उनके इंटरेस्ट की नहीं होती थी। मैं कैलिफोर्निया की एक एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल के बारे में पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैं 9 साल मैंने कैलिफोर्निया में एडवर्टाइजिंग का अपना जॉब किया, और मैं कोशिश ये करता था कि मैं हर दिन ऑफिस एक नए रास्ते से जाऊं, ताकि मैं इस तरह से शहर का नया हिस्सा देखूं, क्योंकि नया हिस्सा देखूंगा तो नए आइडियाज आएंगे, आंखों को देखने को नया मिलेगा। तो आपको वो अपनी जो जो इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियां, उसको कुछ ना कुछ नयापन देना पड़ता है। ये नयापन नई फिल्में देखकर, नई किताबें पढ़कर, नए लोगों से मिलकर, नई जगहों पर घूमकर, नई चीजें खाने में ट्राई करके, रेस्टोरेंट में ट्राई करके, नया म्यूजिक सुनकर आपको देनी पड़ती है। इस तरह से आप अपने आप को शेक करना अपने लिए आपको बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि इसी सब के बीच में आदमी धीरे धीरे ग्रो करता है, उसमें नयापन आता है और जीवन को लेकर उत्तेजना बनी रहती है। जब जीवन आपको नया कुछ ऑफर करता है तो आपकी एक्साइटमेंट भी तभी बनी रहेगी ना। लेकिन अगर आप वही सब चीजें बार बार करेंगे तो उत्तेजना कैसे रहेगी? और जैसा मैंने पहले कहा था कि ये नयापन आपको खुद ही प्रोवाइड करवाना है। कोई आकर ये नहीं देख रहा है, आपका शेड्यूल चेक नहीं करने वाला इला का कि इला क्या करती है, सुबह उठ के कौन सा टूथपेस्ट यूज करती है, कौन सी अखबार पढ़ती है, कौन सी फिल्म देखती है। आपको खुद ही अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेकर ये काम अपने लिए खुद करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। नीरज जी, आखिर में अगर आप हमारे दर्शकों को कोई रिश्तों पर एडवाइस देना चाहते हो, हालांकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, सबके अपने अपने सब्जेक्टिव चीजें होती हैं, सबकी अपनी अपनी सिचुएशन होती है, लेकिन फिर भी आपने बहुत जिंदगी देखी है, बहुत चीजें लिखी हैं, 2 किताबें भी आप लिख चुके हैं, तो आपको
आपको अगर लगता है कि कुछ आप शेयर करना चाहते हैं। बिल्कुल, बड़ा अच्छी बात ईला आपने पूछी कि क्या शेयर कर सकता हूँ। एक जो थॉट मेरे दिल के बड़ा करीब है, मैंने कुछ दिन पहले लिखा भी था कि ईला, हर रिश्ते में ऐसा वक्त आता है, अगर मैं अगेन हस्बैंड वाइफ की बात करूं या दोस्तों की भी बात करूं, जब एक लड़की को लगता है कि इस आदमी के साथ मैं नहीं रह सकती, आदमी को लगता है कि इस औरत के साथ मैं नहीं रह सकता, और झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है, आदमी को लगता है कि मैं तलाक ले लूं, मैं इससे अलग हो जाऊं, डाइवोर्स ले लूं। और आजकल इसी वजह से डाइवोर्स होते भी हैं, क्योंकि वो जो मोमेंट आता है वहां पर बहुत सारे लोग सच में वो फैसला उठा लेते हैं। मुझे लगता है कि जब भी ऐसा जीवन में मोमेंट आए, जब भी ऐसा क्षण आए, जब भी ऐसी चुनौती आए, तो आपको खुद को जज्ब जरूर करना चाहिए, संभालना चाहिए। और फिर 1 घंटे में 2 घंटे में वो गुस्सा निकल जाता है, फिर आप अगले दिन दोबारा मॉल चले जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, 3 महीने बाद फिर आप एक लॉन्ग ड्राइव पे निकले होते हैं, आउट ऑफ स्टेशन कहीं घूमने जा रहे होते हैं, फिर आप उस झगड़े के बारे में याद करते हैं कि 3 महीने पहले हमारा कितना बुरा झगड़ा हुआ था, उस वक्त अगर मैंने कोई एक्सट्रीम स्टेप उठा लिया होता तो आज ये जो खुशी में जी रही हूँ नहीं जी पाती। मुझे लगता है कि जीवन का सारी ये है कि वो जो गुस्से के चरम पल थे उसमें हमने अपने आप को कितना संभाला। मेरा हमेशा मानना है कि कोई भी अच्छा रिश्ता उन गुस्से के चरम पलों में जो आपने खुद को संभाला, उसकी एक लंबी श्रृंखला होता है, उसकी एक लंबी सीरीज होता है। ऐसे बहुत सारे मोमेंट रिलेशनशिप में आते हैं जब आपको लगता है कि रिश्ता नहीं चल पाएगा, लेकिन आप खुद को जैसे तैसे संभाल लेते हैं, और फिर 10 साल बाद, 5 साल बाद जब आप उन पलों को याद करते हैं तो आपको अपने लिए गर्व महसूस होता है, प्राइड भी होता है कि हाँ, मैंने हिम्मत दिखाई, मैंने कोई एक्सट्रीम स्टेप नहीं उठाया, और आज हमारे साथ बच्चे भी हैं, हमारी जिंदगी भी बड़ी खुशहाल है, और मैं इस आदमी के साथ भी खुश हूं। और ऐसा नहीं है किसी में खामी है, मैं इसको बर्दाश्त कर रही हूँ, कर रहा हूँ, ये भी तो मुझे बर्दाश्त कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, देखिए कह देना बड़ा आसान है कि नहीं नहीं माई वे हाईवे, तुमने मेरे साथ ऐसे कैसे कर दिया। मुझे लगता है ज्यादातर तलाक या जो भी चीजें उसका रीजन यही है कि हम हर पहले झगड़े पे अलग हो जाते हैं, हम हर पहले विवाद को इतना बड़ा बना देते हैं कि हमें लगता है इस आदमी के साथ नहीं रह पाते हैं, और सामने वाले को सेकंड चांस ही नहीं देते, और फिर चीजें कभी आगे नहीं बढ़ पाती हैं। लेकिन हो क्या रहा है ईला, इसके पीछे भी वजह क्या है कि जो इंस्टेंट फेज जिसमें हम जी रहे हैं, कि आपको कुछ खाना है तो आपने जोमेटो पे, स्विगी पे ऑर्डर किया, फौरन आपके हाथ में आ गया। आपको कोई ड्रेस ऑर्डर करनी, आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया, अगले दिन वो घर पे आ गई। लेकिन खाने की चीज, पहनने की चीज और रिश्तों में फर्क है कि रिश्तों में कुछ भी इंस्टेंट नहीं है। आप एक आइडियल हस्बैंड, आइडियल बॉयफ्रेंड कहीं ऑर्डर नहीं कर सकते। Exactly. खाना आपको मनपसंद का मिल जाएगा, बता दीजिए इतना नमक डालना, इतनी मिर्च डालनी है, लेकिन रिलेशन में जो आइडियल बैलेंस है वो बनाना पड़ता है आपको, वो कोई आपको बना के देता नहीं है, और उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सालों तक उस आदमी में कड़छी हिलानी पड़ती है, तब वो स्वाद देने लगता है। वाह नीरज जी, आपने जो बात कही है ना, तो मतलब मैं दर्शकों को यही कहना चाहूंगी, देखिए ये वीडियो तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि यहाँ जो बातें हुई है ना रिश्तों पर, ये आपको कहीं और नहीं मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी, थैंक यू सो मच इस चर्चा का भाग बनने के लिए। बहुत। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगी, हमारी खास सीरीज कनेक्ट विद अंतःकरण के एपिसोड्स कई सारे रिलीज हो चुके हैं, कई सारे एपिसोड्स आने भी हैं। तो आप यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है कनेक्ट विद अंतःकरण की, वहां जाकर आप मशहूर आध्यात्मिक गुरुओं को, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन सकते हैं, और जो बातें इस प्लेटफॉर्म के जरिए हो रही हैं वो आपके जरिए दूसरों तक भी पहुंचेंगी। तो ये सारी वीडियोज आप शेयर भी करिएगा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।